हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अकाउंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। अगर बेसिक टर्म से समझ नहीं आएंगे तो आगे के चैप्टर समझ नहीं आएंगे। तो पहला टर्म हमारे पास है एंटिटी। एंटिटी का मतलब है कोई भी चीज़ जिसकी एक डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, यानी एक अपनी पहचान है ओनर से अलग। जैसे कोई भी दुकान है उसका नाम होता है कुछ ABC जनरल स्टोर, या कोई कंपनी है उसका नाम है जैसे ITC लिमिटेड। इसे हम बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी के लिए अकाउंटिंग होती है, हम उसे अकाउंटिंग एंटिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजैक्शन। पिछली वीडियो में हमने देखा था इवेंट में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, एंड फाइनेंशियल इवेंट इज ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन ऐसा इवेंट है जो दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में होता है विच इन्वॉल्व सम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू डेटर, कोई एक्सपेंस इनकर किया है। कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी। इट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। एसेट्स एंटरप्राइज के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स कुछ ऐसा आइटम्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है जो बिजनेस यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशंस में। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है और वो बिजनेस यूज़ कर रही है प्रोडक्शन में, सो इट्स एसेट। बाकी एग्जांपल्स हैं लाइक फ्लीट ऑफ ट्रक्स। एसेट्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अब देखते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का मीनिंग क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। सो एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट का मतलब होता है एसेट्स विच आर expected to be converted into cash or used up by the business within 1 year or during current operating cycle, whichever is longer। मतलब या तो बिजनेस उसे 1 साल के अंदर या करंट ऑपरेटिंग साइकिल जो भी लॉन्गर है उसके अंदर उसे कैश में कन्वर्ट करेगा या यूज अप कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस, इसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इन्वेंट्री, इसे हम इसी साल यूज़ कर लेंगे या कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दीज आर करंट एसेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिन्हें हम विद इन अ ईयर और विद इन करंट ऑपरेटिंग साइकिल यूजअप या कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PP, डेट इज लैंड। लैंड तो बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करेगा, 1 साल में उसे पूरा यूज़ नहीं करेगा और वो उसे कैश में भी 1 साल में ही कन्वर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सपोज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए फॉर 5 years, इसे 1 साल में कंपनी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती, ना ही इसे यूज़ करेगी। सो दीज आर नॉन करंट एसेट्स। सो होप
Now the difference between current and non-current assets is clear. Now let's have a look at certain examples of non-current and current assets given. इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोनों का डिफरेंस. नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स अगेन आर ऑफ 4 टाइप्स: टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. विल डिस्कस दीज 4 इन डिटेल. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट की हो. डेफर्ड टैक्स एसेट्स, विल डिस्कस इन डिटेल. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस for more than 1 year, and other non-current assets, जो इन सब में नहीं आता है, that's included in other non-current assets. Current assets में we have current investment for 1 year or less. Inventories का मतलब स्टॉक. ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स आ जाते हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, से कैश, बैंक बैलेंस. दीज आर हाईली लिक्विड एसेट्स. आगे बढ़ेंगे. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो विद इन अ ईयर के लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं. एंड अदर करंट एसेट्स, अगेन जो इन सब में नहीं आते हैं, दे आर शोन अंडर अदर करंट एसेट्स. So that's all about assets and their classification. Next term we have is liabilities. Liabilities क्या होते हैं? Obligations or debts that an enterprise has to pay at some time in the future. यानी जिसे हम कहते हैं एंटरप्राइज की देनदारी. एंटरप्राइज के ऑब्लिगेशंस या कोई डेट जो उसे फ्यूचर में पे करना है. लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर का क्लेम रिप्रेजेंट करते हैं फर्म की एसेट में. यानी जो फर्म की एसेट्स हैं उसमें से क्रेडिटर्स का क्लेम कितना है. देखो, बिजनेस बड़ा हो छोटा हो, उसे कभी ना कभी तो मनी बोरो करना ही होता है. या अगर ना भी करना पड़े तो वो हो सकता है गुड्स क्रेडिट में परचेज करता हो. क्रेडिट में मतलब परचेज अभी कर ली, पैसा हम बाद में देंगे. उन सबको भी हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़. देखो, लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में कहाँ शो होती है? लाइबिलिटी साइड में. अब लाइबिलिटीज़ को भी हम करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं. अब देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है. सब देखो, लाइबिलिटीज़ होती हैं 2 तरह की, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? विच आर टू बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर और कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर. यानी या तो 1 साल के अंदर या तो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल जो भी बड़ी हो. सपोज कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ्स की, तो इसमें हम देखेंगे 15 महीने के अंदर जो सेटल करना है दैट इज़ करंट लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने क्रेडिट परचेज की है, मतलब उसने कोई गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट एंड उसे पेमेंट करनी है आफ्टर 30 days. ये लाइबिलिटी होगी हमारी करंट लाइबिलिटी. क्यों? क्योंकि इट इज़ टू बी सेटल्ड विद इन अ ईयर और विद इन कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर. नाउ कमिंग टू नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज which are to be settled beyond 1 year or company's operating cycle whichever is longer. Again same example, suppose कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ्स की एंड हमें कोई लाइबिलिटी सेटल करनी है आफ्टर 16 मंथ्स, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी. एग्जाम्पल, कंपनी ने बैंक से लोन लिया एंड लोन को रीपे करना है आफ्टर 2 years, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है. क्यों? क्योंकि इसका सेटलमेंट आफ्टर 1 year ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर होगा.
Hope the difference between current liabilities and non-current liabilities is clear. Having done with the difference, let's have a look at the classification of liabilities. Non-current liabilities can be classified into long-term borrowings. इसके अंदर डिबेंचर्स आ जाएगा, कोई लॉन्ग टर्म लोन अगर लिया है वो आ जाएगा. डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज विल डिस्कस इन डिटेल लेटर. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो बाकी तीनों हेड्स में नहीं आएगा, दैट्स इन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कोई लॉन्ग टर्म का प्रोविज़न अगर मेड करा हुआ है कंपनी ने, दैट इज शोन अंडर द हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. नाउ करंट लाइबिलिटीज. पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. कोई भी बोरिंग अगर जो विद इन 1 ईयर और विद इन कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल रीपे करनी है, दैट्स इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. इट कैन बी बोरिंग फ्रॉम बैंक, बोरिंग फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में आपके क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आ जाता है. अदर करंट लाइबिलिटीज जो इन तीनों हेड्स के अंदर नहीं आती, दैट्स अदर करंट लाइबिलिटीज. लास्टली है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. जो प्रोविज़न कंपनी अभी यूटिलाइज कर लेगी, लाइक प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, दैट्स शोन अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. नाउ hope the difference between the two is clear, and also classification of liabilities we have read. Box 5, distinction between current and non-current items. See, current assets we have read, current liabilities हमने पढ़ लिया. तो अब नॉन करंट एसेट्स भी हमने पढ़ लिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी हमने पढ़ लिया. अब करंट एंड नॉन करंट आइटम्स में डिफरेंस क्या है? करंट एसेट या लाइबिलिटी वो ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वॉल्व होती है. करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़, एसेट्स भी तो रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज़ भी तो सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, जैसे हमने पढ़ा 1 साल के अंदर. करंट आइटम्स प्राइमरली मतलब मेनली ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं, एंड करंट आइटम्स आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नेक्स्ट टर्म वी हैव इज कैपिटल. देखो, जब भी कोई इंसान कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ओनर सबसे पहले कुछ पैसा खुद लगाएगा बिजनेस में. सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल. यानी जो ओनर ने अपना पैसा लगा रखा है उसे हम कहते हैं कैपिटल. सपोज हम पढ़ते हैं, आगे बहुत पढ़ेंगे हम ये. राम स्टार्टेड बिजनेस with ₹1 lakh or whatever amount it may be. So this 1 lakh is capital. ये वो अमाउंट है जो ओनर ने यानी कि राम ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में. सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल. नाउ ये अमाउंट ओनर कैश की फॉर्म में भी ला सकता है या एसेट्स की फॉर्म में भी ला सकता है. फॉर एग्जाम्पल, राम brought furniture worth ₹10,000. So this 10,000 will again be considered as capital. अब इस केस में राम कैश नहीं लाया है, राम फर्नीचर लाया है, दैट इज एसेट. मतलब कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट. अब क्योंकि ये ओनर लाया है, सो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन एंड अ क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ बिजनेस. यानी बिजनेस के लिए ये एक ऑब्लिगेशन है, एक तरह से एक क्लेम है कि उस पर ओनर की कैपिटल है. तो इसलिए हम कैपिटल को बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में शो करते हैं. अगला टर्म हमारे पास है सेल्स. सेल्स का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स. कंपनी ने जितना भी
रेवेन्यू कलेक्ट किया है गुड्स सेल करके या अपनी सर्विस प्रोवाइड करके, दैट इज सेल्स। मान लो कंपनी ने 50,000 के गुड्स बेचे हैं तो सेल्स इज 50,000। कंपनी ने अगर सर्विस प्रोवाइड की है वर्थ 1 लाख तो हमारी सेल्स हो जाएगी 1 लाख। अब सेल्स कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। कैश सेल्स मतलब हमने 50,000 के गुड्स बेचे एंड सामने वाले ने हमें 50,000 रुपये दिए, दैट्स कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब हमने 50,000 के गुड्स बेच दिए और सामने वाले ने कहा कि मैं 10 दिन बाद दूंगा, दैट्स क्रेडिट सेल्स। मतलब जिसमें तुरंत कैश नहीं मिलता है उसे कहते हैं क्रेडिट सेल्स। सेल्स कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। ये देखो रेवेन्यूज एंड सेल्स थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं बट दिस बोथ आर डिफरेंट। मतलब सेल्स इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यूज, या आप ये कह सकते हैं ऑल सेल्स इज रेवेन्यूज बट ऑल रेवेन्यूज इज नॉट सेल्स। इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। देखो रेवेन्यू कहीं से भी अगर बिजनेस को इनकम हो रही है, बीट फ्रॉम सेल्स, बीट फ्रॉम रॉयल्टी, कोई कमीशन है या कोई इंटरेस्ट रिसीव है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। लेकिन सेल्स में हम सिर्फ देखते हैं कि प्रोडक्ट सेल करके कितना रेवेन्यू है, दैट्स सेल्स। मतलब रेवेन्यू इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स सेल्स। सपोज प्रोडक्ट्स की सेल हुई है 10,000 की, तो इसे हम बोलेंगे सेल्स प्लस ये रेवेन्यू भी है। लेकिन सपोज कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पर उसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5,000 रुपये, इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू है बट ये सेल्स नहीं है। तो सेल्स और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है। नाउ अदर देन सेल्स रेवेन्यू के और आइटम्स क्या हैं? कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड एट्सेट्रा। रेवेन्यू को हम इनकम भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कॉस्ट्स इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। मतलब कंपनी ने जो भी खर्चा किया है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम कैसे मेजर करते हैं? जनरली हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। सपोज डेप्रिसिएशन है, रेंट है, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। मान लो कंपनी ने वर्कर्स को वेज दिए या सैलरी दी है, ये सब क्या है? कंपनी का कॉस्ट इनकर किया है बिजनेस ने रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो ये सब एक्सपेंस है। ऐसे ही अदर आइटम्स हैं, यू कैन रीड इट। डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन एट्सेट्रा, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड। तो एक्सपेंडिचर का मतलब हमने कोई भी पैसा स्पेंड किया है या कोई भी लाइबिलिटी इनकर की है किसी भी बेनिफिट के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेज़ किए, मशीनरी परचेज़ की, फर्नीचर परचेज़ किए, लैंड परचेज़ किए, बिल्डिंग परचेज़ किए। अगर हमने पैसे स्पेंड किया है फॉर एनीथिंग, इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। नाउ एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब है कैश का आउटफ्लो हुआ,
तुमने खर्चा किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ में किया हो, चाहे वो गुड्स में किया हो, चाहे लैंड में किया हो, या ऑन एनीथिंग, इट्स एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस का मतलब है अगर तुमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी ऐसी चीज़ में खर्चा किया है जो कंप्लीटली कंज्यूम या यूज़ हो गई है, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सैलरी पे की है, तो जिस मंथ की सैलरी पे की है उस मंथ का उससे प्रोडक्शन करके रेवेन्यू जनरेट होगा, वो यूज़ अप हो चुकी है, सो इट्स एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर की बात करें सो इट्स अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स एक्सपेंस। देखो एक्सपेंडिचर ना दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमने एक बार कर दिया, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लैंड परचेज़ की है या हमने कोई बिल्डिंग परचेज़ की है, ये ऐसा तो नहीं है कि पूरे कंज्यूम हो जाएंगे, ये रहेंगे काफ़ी टाइम तक बिजनेस के पास। दूसरा हमारे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये शॉर्ट टर्म होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे किया है, रेंट हमने पे कर दिया 1 महीने का, 1 महीना हो गया, तो ये एक्सपेंडिचर ख़त्म। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। मतलब जिस साल हम इन्हें इनकर करते हैं, खर्चा करते हैं, उसी साल हम P&L में डाल देते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें हम एसेट साइड शो करते हैं बैलेंस शीट की, और फिर ओवर द टाइम उसे हम डेप्रिसिएट करते रहते हैं। इमीडिएटली उसी साल हम पूरे को P&L में नहीं डाल देते हैं। सो होप विद दिस द डिफरेंस बिटवीन expenditure and expenses clear. Now the next term we have is profit. So what is profit? Excess of revenue of a period over its related expenses during an accounting year is profit. Profit increases the investment of the owners. मतलब इस साल का जो भी रेवेन्यू आया वो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस से कितना ज़्यादा है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। अब रेवेन्यू क्या होता है ये भी हमें पता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी हमें पता है। सपोज़ किसी ईयर हमारा रेवेन्यू हुआ है 2 लाख रुपये का और हमारे एक्सपेंसेस में 1,50,000 के। प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, तो यानी प्रॉफिट कितना होगा 2 लाख माइनस 1,50,000 दैट इज़ ₹50,000, यानी 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट होता है तो वो ओनर की कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है गेन। गेन वो प्रॉफिट है जो ऐसे इवेंट्स या ट्रांजेक्शन से अराइज हुआ है विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंसिडेंटल टू बिजनेस का मतलब है जो बिजनेस के कोर ऑपरेशंस हैं ये उसके अलावा अदर चीज़ों से अराइज हुआ है। जैसे कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू हमारे पास 20,000 थी, लेकिन हमने उसे 25,000 में सेल किया है, तो ये जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट दैट इज़ आर गेन। ऐसे ही इसमें है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मीनिंग अ कोर्ट केस एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो प्रॉफिट है और जो गेन है उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस के कोर ऑपरेशंस के कारण जो रेवेन्यू एक्सेस जनरेट हुआ है ओवर द एक्सपेंसेस वो है,
और गेन है एक नॉन रिकरिंग, जो एक बार कोई फाइनेंशियल बेनिफिट कंपनी को हुआ है। सपोज कंपनी कोई कोर्ट केस जीत गई तो उसे प्रॉफिट हुआ है, दैट इज गेन। गेन नॉन कोर एक्टिविटीज से होता है, प्रॉफिट कोर एक्टिविटीज से होता है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो अगला टर्म जो है वो है लॉस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस से कितना ज़्यादा है, दैट इज प्रॉफिट। बट लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज। अगर किसी साल एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए हैं तो जो डिफरेंस होगा दैट इज लॉस। सपोज किसी साल रेवेन्यू है 50,000 का, एक्सपेंस है 75,000 का, तो एक्सपेंस रेवेन्यू से कितना ज़्यादा है, 75,000 माइनस 50,000 दैट इज 25,000। तो ये 25,000 हमारा हो जाएगा लॉस। अभी ऊपर हमने पढ़ा था प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स, लेकिन लॉस डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी। अगर प्रॉफिट होगा तो ओनर की इक्विटी इंक्रीज होगी, लॉस होगा तो डिक्रीज होगी, क्योंकि लॉस को हम कैपिटल से माइनस करते हैं। अच्छा, लॉस को हम ये भी कहते हैं कि मनी और मनी इज वर्थ लॉस्ट, और कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। पैसा या पैसे के बराबर कोई चीज़ अगर हमने खो दिए और उसके बदले में हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है तो वो भी एक तरह से नुकसान है। एग्जाम्पल, कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और अ फायर एक्सीडेंट एट्सेट्रा। मतलब कैश या सामान की चोरी हो गई है या वो फायर एक्सीडेंट में जल गए हैं, इससे क्या हुआ, वी हैव लॉस्ट समथिंग दैट इज़ मनी और मनी इज़ वर्थ, और बदले में हमें कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये लॉस है, नुकसान है। इसमें अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट लॉस में सेल की है वो भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल 10,000 किसी एसेट की बुक वैल्यू थी, हमने वो 6,000 में सेल की है, तो यानी कि 10,000 माइनस 6,000 दैट इज़ 4,000 का हमें नुकसान हुआ है, इट इज़ ऑल्सो लॉस। अगला टर्म जो यहाँ पर है दैट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। आप लोग कभी किसी मॉल में या मार्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं 10% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट। तो इसका मतलब जो सामान है उसका जो प्राइस है उसका कुछ परसेंट हमें लेस करके मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई आइटम है 100 रुपये का, उसमें 10% डिस्काउंट है, तो यानी कि उस आइटम का प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 10 दैट इज़ ₹90। तो डिस्काउंट बस यही है कि जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसके प्राइस में जो डिडक्शन है। कोई गुड्स खरीद रहे हैं उसमें जो हमें सामने वाले ने डिडक्शन दिए हैं वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, वन इज़ कैश डिस्काउंट, अनदर वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट का एक तरीका ये है कि जितना भी अमाउंट है, लिस्ट प्राइस जो भी है, उसमें हम एक परसेंटेज फिक्स करते हैं कि इतना हम डिडक्शन तुम्हें देंगे प्रोडक्ट बेचते हुए। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का आइटम है, उसमें 20% का फिक्स्ड है कि ये डिस्काउंट मिलेगा, इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जनरली ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं होलसेलर्स को या होलसेलर्स ऑफर करते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि ये लोग बल्क में सामान खरीदते हैं, तो जब बल्क में चीज़ें लेते हैं तो इन्हें डिस्काउंट मिल जाता है, सो दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। अगला तरीका ये है कि कई बार जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं तो हम डेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझ लो या एक डिडक्शन देते हैं कि अगर तुमने इस टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर दी तो हम तुम्हें इतना % डिस्काउंट देंगे। मतलब सपोज़ हमने कहा कि ये आइटम 100 रुपये का है, लेकिन अगर तुमने 2 दिन के अंदर इसकी पेमेंट कर दी तो हम तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे देंगे। तो ये डिडक्शन कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेएबल, यानी जब हम पेमेंट करते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक इंसेंटिव की तरह काम करते हैं डेट एनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर्स। मतलब अगर डेटर को पता है कि मुझे जल्दी पेमेंट करके डिस्काउंट मिलेगा, सो ही वुड बी एनकरेज्ड, सो इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव।
नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है वाउचर। व्हाट इज़ वाउचर? इट इज़ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जब कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसे हम वाउचर कहते हैं। इसमें एग्जांपल गिवन है, अगर हम गुड्स लेते हैं कैश में तो हमें कैश मेमो मिलता है, और अगर हम गुड्स लेते हैं क्रेडिट में तो हमें इनवॉइस मिलता है। जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें एक रिसिप्ट मिलती है। सो दिस कैश मेमो, इनवॉइस एंड रिसिप्ट, दीज आर वाउचर्स। गुड्स, गुड्स का मतलब है वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, मतलब जिस प्रोडक्ट की वो खरीद बेच कर रहा है या प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर डीलर है, वो टेबल चेयर परचेज करता है, उसे सेल करता है, या उन्हें मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, तो उसके लिए चेयर एंड टेबल से गुड्स हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्टेशनरी है सपोज, उसमें भी चेयर और टेबल है, उसके लिए वो सिर्फ एसेट होंगे, गुड्स नहीं होंगे। सपोज कोई स्टेशनरी फर्म है, उसके लिए स्टेशनरी का जो भी सामान है वो गुड्स होगा, लेकिन जब अदर फर्म्स स्टेशनरी को यूज़ करेंगी वो उसे एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगी। जो मेन आइटम है, मेन प्रोडक्ट है जिस पे कोई भी कंपनी डील कर रही है, वो उस कंपनी के लिए गुड्स है। तो नेक्स्ट हम हमारे पास है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। मतलब जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है या कोई बिजनेस का सामान यूज़ कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं ओनर की, क्योंकि वो ओनर ने निकाल लिया तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। फॉर एग्जांपल ओनर ने कंपनी से 10,000 रुपये निकाल दिए अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, तो वो उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। या उसने कोई कंपनी का प्रोडक्ट निकाल लिया अपने लिए, तो वो भी उसकी ड्राइंग हो जाएगी। अगला वर्ड हमारे पास है परचेजेस। इसका मतलब है टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और ऑन कैश फॉर यूज़ और सेल। बिजनेस ने जितना भी सामान खरीदा है, चाहे वो क्रेडिट में खरीदा हो चाहे कैश में खरीदा हो, चाहे वो उसने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा हो चाहे सेल करने के लिए खरीदा हो, दैट्स ऑल इज परचेजेस। सपोज कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, उसमें परचेजेस में वो सारा सामान आ जाएगा जो बिजनेस ने खरीदा है रीसेल के लिए, चाहे वो उसे फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचे चाहे बिना प्रोसेसिंग के बेचे। ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में और फिर बेचते हैं। तो परचेज कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। कैश मतलब तुरंत पेमेंट, क्रेडिट मतलब बाद में पेमेंट। अगला टर्म हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, इट इज़ गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन द बिजनेस। इट इज़ कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। मतलब हमारे पास जो भी सामान है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो स्पेयर्स हो या बिजनेस के कोई और आइटम्स, दैट्स ऑल इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इसे हम स्टॉक इन हैंड भी कहते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न में स्टॉक इन हैंड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक एंडिंग इन्वेंट्री। मतलब सपोज हमने 1000 यूनिट्स खरीदी, उसमें से 600 यूनिट्स बिक गई, 400 भी अनसोल्ड है, तो जो अनसोल्ड यूनिट्स हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में यानी 31 मार्च के बाद, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक या एंडिंग इन्वेंट्री। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है, हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हो सकता है जिस दिन क्लोजिंग डेट हो
उस दिन कुछ स्टॉक हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, कुछ हमारे पास सेमी फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में हो, यानी जिसमें थोड़ा बहुत काम हो गया हो लेकिन अभी वो फिनिश्ड गुड्स नहीं बने हो, और कुछ हो सकता है हमारे पास फिनिश्ड गुड्स हो जो बिके नहीं हैं। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक भी जो होगा, यानी बिगनिंग इन्वेंट्री, यानी पीरियड के स्टार्टिंग में, दैट इज़ अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी जब अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल, उस डेट को हमारे पास कितना स्टॉक है, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक और बिगिनिंग इन्वेंट्री। अगला टर्म हमारे पास है डेटर्स। डेटर्स आर पर्सन्स एंड और अदर एंटिटीज हु ओwe टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी सपोज किसी दूसरी फर्म से XYZ लिमिटेड ने हमसे कोई सामान खरीदा है या कोई सर्विस ली है क्रेडिट में, जिसकी अभी उसने पेमेंट नहीं की है, तो वो कंपनी हमारी डेटर है। या कोई इंसान है मिस्टर X, उसने हमसे कोई सामान खरीदा या कोई सर्विस हमने उसे प्रोवाइड की है जिसका भी उसने पेमेंट नहीं की, क्रेडिट में की है, तो वो हमारा कौन है, डेटर। तो उसने एंटरप्राइज को अभी पैसे देने हैं, यानी इट ओज टू एन एंटरप्राइज। टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन्स एंड और एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्ड्री डेटर्स ऑन द एसेट साइड। ऐसा जितना भी अमाउंट अभी स्टैंडिंग होगा वो सब हम क्लोजिंग डेट में शो करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज सन्ड्री डेटर्स। एसेट साइड क्यों शो होगी, बिकॉज दीज आर आइटम्स जिनसे हम कैश रियलाइज करेंगे, सो दीज आर एसेट्स। नाउ लास्ट टर्म वी हैव इज क्रेडिटर्स। Creditors are persons and or other entities who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods and services on credit. Creditors debtors के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं या वो एंटिटीज़ होती हैं जिनसे एंटरप्राइज ने, मतलब हमने, कोई गुड्स या कोई सर्विस क्रेडिट में ली है और अभी पेमेंट नहीं की है, यानी इन लोगों को हमें पेमेंट करनी है। डेटर्स वो हैं जिन्होंने हमारी पेमेंट करनी है, और क्रेडिटर्स वो हैं जिन्हें हमने पेमेंट करनी है। टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द फेवर ऑफ सच पर्सन्स एंड एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड। टोटल अमाउंट जो हमने ऐसे लोगों को पे करना है क्लोजिंग डेट में, उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एज सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड क्यों शो करते हैं, बिकॉज दीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, मतलब ये बिजनेस की देनदारी है जो उसे सेटल करनी है। फाइनली वी हैव टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 5। ट्राई इट योरसेल्फ। आंसर्स हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो पिछली वीडियोस में भी टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग्स थी, उन्हें भी और इसे भी मैं इन 5 को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लूँगी सेपरेटली। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, and do not forget to press the subscribe button. Stay tuned, keep learning. Thank you.